नमस्कार, रीड न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। दुनिया में संकट के समय भारत निभा रहा है विश्व मित्र की भूमिका। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की म्यांमार की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने दी सचेत ऐप की जानकारी। समय रहते मिलेगा प्राकृतिक आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा किया गया है रद्द। तय सीमा के बाद अवैध रूप से रहने वालों पर होगी कार्रवाई। और भविष्य की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारतीय नौसेना। एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना का संदेश, देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। अनिल चौहान जो सीडीएस हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। चर्चा हो रही है। पहलगाम हमले के बाद हो रही ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि लगातार इस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है। और इसी क्रम में सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या ये बैठक अभी भी सीडीएस की रक्षा मंत्री के साथ चल रही है? ये बैठक अभी भी जारी है क्या? बिल्कुल लालचंदी, जब से अभी से या यूं कहें 2 से 3 मिनट पहले ही सीडीएस जो है वो राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो है वो भारत में रिव्यू मीटिंग चल रही है। सिक्योरिटी को लेकर के तमाम बड़ी एजेंसियां, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो बैठक के दौर में हैं और ये जो बैठक है उसी सिलसिले में की जा रही है। यहाँ पर सीडीएस जो है तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर रिव्यू मीटिंग में आएंगे और राजनाथ सिंह को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए। अगर सुरक्षा मामलों से देखा जाए, रक्षा मामलों से देखा जाए, जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने, क्या होगी खास रणनीति, उस पर भी यहां पर नजर रखी जाएगी। और चर्चा जरूर होगी राजनाथ सिंह के साथ कि इस बार क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भारत जो है वो जवाब देने के पूरे मूड में। और जिस तरह से पड़ोसी मुल्क से भी लगातार आवाजें आ रही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत अगर हमला करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं तैयार है इसके लिए। तो ये तमाम चीजें सिचुएशन के ऊपर मीटिंग चल रही है। इससे पहले खुद आर्मी चीफ जो उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन पहले श्रीनगर दौरे पे थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर के सुरक्षा का जायजा लिया था। एलओसी पर जाकर के उन्होंने सुरक्षा की जो मौजूदगी है, किस तरह से वहां सुरक्षा के इंतजाम है, उनको रिव्यू किया था। तो आप लालचंद जी देखिए, लगातार सीसीएस की मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री अपना दौरा, विदेशी दौरा छोड़ करके आते हैं, अमित शाह के साथ मिलते हैं। अमित शाह जी खुद श्रीनगर जाकर के वहां पर मौके पर जाकर के ग्राउंड जीरो पे चेक करते हैं कि रियलिटी क्या थी, पीड़ितों से मिलते हैं। तो ऐसे में जो 26 लोगों की जानें गई वो कुर्बानी बर्बाद न जाए, कहीं ना कहीं उसको ले करके भारत जो है वो इस समय आक्रोश में है। तमाम जगह आप देखिए तो कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है। और हमारे जो नियर बाय कंट्री है या जो हमारे सहयोगी देश हैं वो कहीं ना कहीं इससे स्तब्ध हैं और उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना करी है। और कई जगह आप देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस घटना को निंदनीय करार दिया गया कि यह कायरतापूर्ण काम था। जिस तरह से आतंकवादियों ने एक आम टूरिस्ट को निशाना बनाया और उनको
उनको जिस तरह से उन्होंने ब्रूटल मर्डर किया, उनको गोलियां मारी, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जो है वो पूरे मुल्क में गया। और पाकिस्तान, जो कल मैं एक बड़े इंटरव्यू में सुन रहा था, वहां पर भी वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि भाई तुमने पहले एक्सेप्ट किया कि भाई हम तो जानते नहीं हो अटैक किसने किया, अब आप आ रहे हो ओपन में कि हम लोग इसकी ओपन इंक्वायरी के लिए साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता दिखाई दे रहा है और भारत की जो जवाबी कार्रवाई है उसका इंतजार कर। मुकेश, ये जो बैठक चल रही है सीडीएस और रक्षा मंत्री के बीच, क्या इसमें कुछ और रक्षा अधिकारी, कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, या ये बैठक मोटे तौर पर रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच, अनिल चौहान के बीच चल रही है? बिल्कुल लालचंद जी, ये सीडीएस और राजनाथ सिंह के बीच में ही चल रही है। रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं। अभी कोई और बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा और ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन सीडीएस के साथ भी ये चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो, चाहे नॉर्थ ब्लॉक में आप जाके देखिए, वहाँ पर इंटेलिजेंस की अलग अलग बैठक हुई है, श्रीनगर में अलग बैठक हुई है, BSF, आर्मी, तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये मेरे को लगता है यहाँ पर रिव्यू करने की कोशिश की जाएगी कि क्या होगा अगला मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से आगे की रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ बाद में गृह मंत्री भी डिसाइड करेंगे और तमाम चीजें जो अलग अलग पहलू पर अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप आगे की रणनीतिक कार्रवाई करते हैं, जिससे पाकिस्तान पहले ही थर्राया उठा था कि जिस तरह से उनके घर में घेर करके भारतीय जवानों ने उनको जवाब दिया था, तो उनके जहन में वो पुरानी यादें जरूर जिंदा हैं और इस बार वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि कैजुअलिटी कम हो उनके यहाँ, उनका नुकसान कम हो। और भारत बिल्कुल अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जाएगा। उसने तमाम देशों को अपने साथ ले करके रखा है और जिस तरह से हौसले बुलंद है भारत के कि नहीं जवाब देंगे। और खुद प्रधानमंत्री ने बिहार में जब अभी रैली हुई थी उसमें कहा था कि इस बार आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जमीन को है वो जमींदोज कर देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज था। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों बातों को साफ साफ दोहराया था कि किसी भी कोने में छुपे होंगे आतंकवादी, उनको ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये तब है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्लियर है, मैसेज क्लियर है। अब एक्शन कब होगा उसका इंतजार होगा। बिल्कुल एक्शन का इंतजार है। और जैसा कि आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में तो वो बात कही ही है, आज मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जिनके साथ इस तरह का किया गया है उनको पूरा न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को और उनके जितने यहां पर मददगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे में आज की ये बैठक, इस समय जो ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, सभी की नजर मुकेश इस बैठक पर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक कदम है वो बड़े बड़े कदम उठाए जा चुके हैं और अब हो सकता है कि कुछ और भी कदम उठाए जाएं और उस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल लालचंद जी, आप देखिए बैठक तो महत्वपूर्ण है और जिस तरह से भी हाल ही के दिनों में आप देखिए गुजरात में एक एक करके पाकिस्तान, जो गैर पाकिस्तानी है यहाँ पर आकर के छुप करके बैठे थे, उनको ढूंढ करके डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स को, किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। और साफ साफ तमाम जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, उनके मुख्यमंत्रियों को बता दिया गया कि ऐसे किसी भी पाकिस्तानी को आप अपने यहाँ शरण ना दें, ना रखें। यानी उनका बैकपैक करने की जो कवायद है वो तेजी से शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है और इसकी जरूरत भी थी कि बहुत लिबरल होने का शायद ये लोग फायदा उठा रहे थे। अब इनको कड़ा संदेश मिला है। इससे पहले काफी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया और भी मुल्क के जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहे थे उनको उनके सरजमी तक पहुंचाया गया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू हो गया। LOC के चारों तरफ जो है हमारी सेना को अलर्ट जा चुका है कि आप तैयार रहें। तमाम डिफेंस के जो चाहे नेवी हो, आर्मी हो या अपनी एयरफोर्स हो, तमाम जो सेनाएं वो तैयार हैं, इंटेलिजेंस तैयार है। किस तरह से एक्शन होगा ये देखना होगा। और साफ साफ ये पाकिस्तान को बताने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान खुद अब इस तरह से सामने आकर के कह रहा है कि नहीं, एक नेगोशिएशन मोड पे जाकर के बात करनी चाहिए या उनसे बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए। तो अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है हल निकालने की बात जो थी वो पहले थी और कई मौके दिए गए उनको कि आप हल निकालिए, लेकिन अब जो है वो जवाबी कार्रवाई का उनको इंतजार करना होगा। कैसी जवाबी कार्रवाई होगी ये इस बार पाकिस्तान
पाकिस्तान जरूर देखेगा और मेरे को लगता है कि इस बात की रणनीति जो पिछली 2 रणनीति है उससे भी बड़ी रणनीति होगी और पाकिस्तान इसको मेरे को लगता है आगे अपने जीवन में जरूर याद रखेगा, बीते जो उन्होंने एक्शन ऑफ प्लान देखा भारत का। बिल्कुल, आप इस बैठक पर, इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बनाए रखिए मुकेश, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। और इस बीच आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले के चोटीपुरा गांव में एक आतंकवादी के एक और घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ही ध्वस्त कर दिया था। गांदेरबल, बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 और अन्य घरों को ध्वस्त कर दिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। और जरा हम आपको बताते हैं कि कब कब किन किन आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आदिल हुसैन ठोकर, बिजबेहरा, अनंतनाग, 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार रात। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद आसिफ शेख, त्राल, पुलवामा, 24 अप्रैल 2025 गुरुवार रात को इसका भी घर ध्वस्त कर दिया गया। एहसान उल शेख, मुर्रान, पुलवामा का रहने वाला, 25 अप्रैल को शुक्रवार रात को यह लश्कर तैयबा का आतंकी, इसका घर भी ध्वस्त कर दिया गया। 25 अप्रैल को ही शाहिद अहमद कुट्टे, चोटीपुरा, शोपियां का शुक्रवार रात लश्कर तैयबा का यह कमांडर बताया जाता है, इसका घर भी मिट्टी में मिला दिया गया। जाकिर अहमद गनी, मतलहामा, कुलगाम का 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार की रात, यह भी लश्कर तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है, इसके घर को भी जमींदोज कर दिया गया। हारिस अहमद, काचीपुरा, पुलवामा का 25 अप्रैल 2025 यानी शुक्रवार की रात को, यह भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। फारूक अहमद तेडवा, नारीकोट, कलारूस, कुपवाड़ा, 26 अप्रैल 2025 यानी शनिवार रात को इसके घर को भी ध्वस्त किया गया। साथ में अदनान साफी डार, जो बंडेना, जैनपोरा, शोपियां का है, 26 अप्रैल 2025 शनिवार की रात को यह लश्कर तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 2024 से सक्रिय रहा, इसका घर भी ध्वस्त कर दिया गया। जमील अहमद, शीर गोजरी, नाज कॉलोनी, बांदीपुरा का, 26 अप्रैल 2025 शनिवार रात को, यह भी एलईटी का है, लश्कर तैयबा का, इसका घर भी ध्वस्त किया गया। आमिर नाजिर वानी, खासीपोरा, त्राल, पुलवामा का, 26 अप्रैल 2025 शनिवार रात, यह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जाता है, इसके घर को भी जमींदोज कर दिया गया। तो ये तमाम एक्शन लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ले रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार 20 से लेकर 40 वर्ष की आयु के ये सभी व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी है। इस सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर तैयबा और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही हैं।
हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान शामिल है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। पीएम ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया, साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को कठोरतम सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत द्वारा वीजा सेवाएं निलंबित किए जाने के उपरांत उनके वापस लौटने का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लौटने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल तय की गई है। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद जो CCS यानी कि जो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति थी उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के सऊदी अरब से लौटने के साथ ही, और उसके बाद उस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया था। ये जो कूटनीतिक का कदम है, बड़ा कूटनीतिक कदम है, जिसके तहत सिंधु नदी जल समझौते को होल्ड पर रखने के साथ ये भी एक बड़ा कदम था कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनके वीज़ा रद्द किए गए। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता अटहरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस मामले पर जानकारी लेते हैं। गुरमीत, ये जो फैसला हुआ उसके बाद हमने देखा कि बीते 2 दिनों में काफ़ी लोग लौटे और लौटने के बाद कई तरह की वहाँ पर जो है मुश्किलें भी उनको आईं। आज आप वहाँ पर कैसे हालात देख रहे हैं गुरमीत? क्या आज भी लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान और भारत की तरफ से दोनों तरफ से मूवमेंट देखी जा रही है। और सबसे ज्यादा ये मूवमेंट देखिए, खास तौर पर हम काफी ज्यादा मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जो मेडिकल वीजा है उसकी वैलिडिटी 29 अप्रैल तक है। पर आज सुबह से ये देखा गया कि बड़े स्तर पर जिन लोगों के पास, जिन पाकिस्तानी नेशनल्स के पास मेडिकल वीजा था वो भी आज वापस पाकिस्तान जाते हुए दिखे। वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर पहुंचे, अपनी इमिग्रेशन जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी की और वो पाकिस्तान की तरफ गए। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि लास्ट मोमेंट पर आकर किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें आए। इसके चलते आज 27 अप्रैल के दिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी पर पहुंचे, वहां पर अपने जितनी भी फॉर्मेलिटीज वो पूरी करवाते हुए वो पाकिस्तान वाली तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ काफी इंडियंस जो भारतीय नागरिक हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे वीजा के ऊपर, वो भी बड़ी संख्या में भारत में आना शुरू हो गया। यदि सिर्फ आज की बात करें तो आज सुबह बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यहां पर पहुंचे। उसके बाद जो BSF के जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, उनके द्वारा उनका पासपोर्ट चेक किया गया। फिर इमिग्रेशन के दफ्तर के अंदर वो एंटर होते हैं तो इमिग्रेशन भारतीय साइड पर इमिग्रेशन होता है और उसके बाद फिर पाकिस्तानी साइड पर उनका इमिग्रेशन किया गया, वहां पर फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। तकरीबन जो आदमी सुबह 7 या 8 या 9 बजे आकर यहां पर लाइन में लगा, उसके बाद तकरीबन ये माना जाए कि वो 12-1 बजे पाकिस्तान में एंटर कर गया। इसी तरह से जो पाकिस्तानी तरफ से जो भारतीय भारत के अंदर आना चाहते थे, अपनी होमलैंड पर वापस आना चाहते थे, तो उन्होंने भी पहले पाकिस्तानी इमिग्रेशन में जाकर संपर्क किया। वहां से अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करते हुए वो भारत में पहुंचे, भारतीय इमिग्रेशन में अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की और तकरीबन 2:30 बजे के बाद भारतीय नागरिकों ने वापस अपने वतन लौटना शुरू कर दिया। गुरमीत, आपकी उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है क्या, जो पाकिस्तान से लौटे या फिर जो पाकिस्तान को जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हो पाई? उनको किसी तरह की कोई मुश्किल इस फैसले से आने जाने को लेकर के या कहीं ज्यादा रोक टोक वगैरह की कोई इस तरह की मुश्किल तो पेश नहीं आई? देखिए, रोक टोक भी कहीं नहीं, मुश्किल भी कहीं नहीं, मगर कुछ जगह पर छोटी मोटी परेशानियां लोगों को ये आ रही थी कि जिस तरह से कोई लड़की, यदि वो इंडियन सिटीजन है और वो पाकिस्तान में उसकी शादी हुई है और उसके बच्चे पाकिस्तानी वीजा होल्डर हैं, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि फिलहाल अभी ऑर्डर्स में कुछ क्लैरिफिकेशन शायद नहीं है, इस वजह से उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अथॉरिटीज के द्वारा यह साफ किया गया कि जल्द ही उनकी इस संशय का, इस समस्या का हल भी किया जाएगा। और इसके साथ ही जो लोग वापस जा रहे थे उनका यह कहना था कि वो भारत में अपना समय अच्छी तरह व्यतीत कर रहे थे, मगर जो पहलगाम में घटना हुई है उसे सुनकर भारतीयों को जितना दुख हुआ है उससे ज्यादा जो पाकिस्तानी भारत में आए हुए थे, ज्यादातर का यह कहना था कि उन्हें उनसे ज्यादा दुख हो रहा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो और ऐसी घटना दोबारा से भारत की धरती पर न घटित हो, वो ऐसी कामना भगवान के सामने करते हैं। आम लोगों की इस भावना की जरूर कद्र होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी देने के लिए, विश्लेषण के लिए।
और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से असम में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को बताया कि पहलगाम हमले के मद्देनजर देशद्रोही टिप्पणी करने के आरोप में राज्य में अब तक कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम शर्मा ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके यह जानकारी दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गोलाघाट पुलिस ने दधीची डिम्पल उर्फ डिम्पल बोरा को गिरफ्तार किया है। तामुलपुर पुलिस ने ताहिब अली को गिरफ्तार किया और उदलगुड़ी पुलिस ने विमल महतो को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बात जेएनयू के चुनावी नतीजों की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर जीत दर्ज की है। जेएनयू के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में एबीवीपी के प्रदर्शन की बात करें तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 5 काउंसलर पदों में से 2 सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विजय हुई है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की 5 काउंसलर सीटों में भी 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है। वहीं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल में 2 में से 1 सीट पर, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 1 में से 1 सीट, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में 2 में से 1 सीट पर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में 3 सीटों में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने विजय हासिल की है। तो वहीं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की 4 काउंसलर सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा हो चुका है। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में 1 सीट है और ये सीट भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही जीत ली है। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की 3 काउंसलर सीटों में से सभी 3 सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विजय हासिल कर ली है। अमलगमेटेड सेंटर की 2 में से दोनों सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिली है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की 2 सीटों में से 1 सीट विद्यार्थी परिषद ने जीती है। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 1 सीट है और यह सीट भी विद्यार्थी परिषद के खाते में ही गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।